मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पावर है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 5⁻² + 3 मीन्स कितना हो जाएगा, 5⁻5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो क्या है, अभी यहाँ पे जो इस तरह के टर्म्स आते हैं, इसके लिए हमने क्या है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है क्या, तो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमें ये जानना है जो यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखा है। सही है, क्या है देखो, अगर आपका बेस क्या होगा, सेम होगा, जैसे इसका बेस भी a है और यहाँ भी आपका बेस a है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन m और n, ये जो पावर होते हैं वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो a⁻n डॉट a⁻n, ये क्या होगा, a⁻m + n, पावर ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर बेस सेम है और डिवाइड करोगे तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक टर्म दिया हुआ है कि m इज ग्रेटर देन n। m इज ग्रेटर देन n का मतलब ये न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, नहीं तो ओवरऑल जो पावर होगा वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2⁻³ डिवाइडेड बाई 2⁵ एक ये टर्म है, दूसरा टर्म है 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵। सही है, क्या डिफरेंस है दोनों टर्म में, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 2⁵ -5 ऐसा हो जाएगा, और ये 2⁻−2 देगा आपको। इस वाले केस में 2⁵ -3 देगा, तो ये क्या होगा, 2⁵2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। डिफरेंस क्या है, ये निगेटिव है तो इसको मैं 2 क्या लिख सकता हूँ, 2। तो अब जो ये वैल्यू आ रहा है, देखो अगर न्यूमिनेटर में आने वाला टर्म क्या होगा, स्मॉल होगा, तो समथिंग बाय ये करोगे तो क्या होगा, आपका जो टर्म आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, इस वाले केस में कहाँ पे आ रहा है, न्यूमिनेटर में। तो इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो हम ये ले रहे हैं कि अगर m का वैल्यू, यहाँ आने वाला वैल्यू n के कंपैरिजन में अगर ग्रेटर होता है तो हम क्या कहेंगे, a⁻m-n बोलेंगे इसको। ठीक है, सेकंड क्या है कि अगर a और b दोनों डिफरेंट बेस है, ये जो डिफरेंट बेस है और पावर क्या है दोनों का सेम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ab⁻m बोला जाएगा। सही है ना बेटे, और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट आपका a⁻m और होल पावर ऑफ n, तो ये किसके इक्वल होता है, a⁻m(n) के इक्वल। ठीक, तो ये चार हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इसे इसका यूज करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्या है कि नेक्स्ट हमसे क्या रखा है कि a⁻0 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये आपका क्वेश्चन है कि a⁻0 कितना होगा। तो जैसे हम जानते हैं, यस इट इज 1, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ये 1 के इक्वल क्यों होता है, a⁻0 1 के इक्वल क्यों होता है, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो हम कैसे देख रहे हैं, हमने क्या किया, एक टर्म लिया a की पावर m-n किया। अगर यहाँ पे n जो है वो m के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, m के, वेयर n m=n, अगर ऐसा हो जाएगा तो आप देखो ये m-m क्या होगा, 0 देगा, ये a⁻0 होगा। और इस टर्म में अगर मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करता हूँ तो इसे मैं a⁻m मल्टीप्लीकेशन ऑफ a⁻m लिख सकता हूँ। अब क्या किया जाए, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर आपका a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 होगा, सही है, तो 0/0 हो जाएगा, तब आप नहीं कह सकते कुछ भी। हाँ, मगर आपका अगर कोई भी a जो है बेस है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, आपका a⁻m से कैंसिल आउट होगा, तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये रीजन है कि a⁻0 जो है वो किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि a⁻0 1 क्यों होता है। सही है, अब a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपका 1 2 3 4 5 जो नंबर आप लेना चाहो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अब सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जिसका हमें यूज करना है। अब क्या है, जैसे 7⁻2 है, 7⁻−5 है, तो हमने इसको कैसे लिखा, 7⁻−3।
तो अब -3 है, जैसे a टू दी पावर -1 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1/a, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। जो भी पावर अगर नेगेटिव होगी तो कहाँ आएगा, वो डिनोमिनेटर में। तो ये 1/17 की पावर कितनी होगी 3। यहाँ पे पावर -10 है और यहाँ पे 7 है तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो 23 की पावर -10 -7, तो कितना हो गया ये 23 टू दी पावर -17, इस तरह से हो जाएगा। सेकंड क्या है, यहाँ पे दो वैल्यू दे रखे हैं, है ना, और दोनों का बेस देखो डिफरेंट है। बेस डिफरेंट है मगर पावर कैसी है, दोनों में सेम पावर आ रही है। तो आपको क्या करना है, बस 7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 -3, ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब क्या है ना कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको इसी का यूज करना है। जैसे इस वाले केस में 7 बेस है तो इसका पावर जो होगा वो पावर क्या करेगा, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे 15 माइनस ऑफ, कोई नहीं पा रहा अभी। तो 3 माइनस ऑफ आपको क्या करना है 5 करना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक, तो बेटे देखो क्या है यहाँ पे आपका, तो अब क्या है, जैसे इस वाले में हमने क्या पढ़ा है कि 3 की पावर ये 1/5 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 हो जाएगा, ये 3 टू दी पावर 4/5 होगा। सही है ना। तो ये जो है बेसिक चीजें वो है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखो इसमें हमें और क्या चीजें सीखना है, ये सब चीजें तो आपने क्या है जो इससे पहली क्लास है उसमें भी कुछ कुछ चीजें पढ़ी। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात करने जा रहे हैं। अब क्या है, ठीक है, तो अब आपका जो पावर होगा जैसे वो क्यूब रूट हो गया, nth रूट हो गया, वैसी पावर की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे हम बात करें हाउ वुड वी गो अबाउट इट। ठीक है, अब देखो ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा हुआ है, सही है, ये पहले हमने किसके लिए पढ़ा था, पॉजिटिव, जिसका बेस जो था, सही है, when the base is a positive real number। ठीक है, क्या दे रखा है, it turned out that we can extend the law of exponent that we have studied earlier even when the base is a positive real number and the exponent are rational। तो आप जो बेस ले रहे हो इसका ना बेटे, और इवन क्या है, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ना, इसका यूज 1-2 साल पहले आपका 2016 में इवन आईआईटी में किया गया था, जो ये बेस पॉजिटिव लेने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप सोचो कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हो छोटी क्लास में, वो भी बाद में पूछा जाता है। और एक्सपोनेंट हम कैसे ले रहे हैं, रैशनल नंबर ले रहे हैं, और रैशनल नंबर तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, बट बिफोर वी स्टेट दीज प्रॉपर्टीज या दीज लॉ एंड टू इवन मेक सेंस टू दीज लॉ, ठीक है, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल ये टर्म आपको दे रखा है और आपके पास इस तरह से दिया है। ठीक है, तो हम पे बात कर रहे हैं कि कभी आपको इस तरह का टर्म मिला तो इसको हम क्या बोलेंगे, है ना। सही है, तो इसे बोला जाता है आपका nth रूट। सही है, जैसे क्यूब रूट होता है या, है ना, क्यूब होगा, स्क्वायर रूट हुआ, इसी तरह से ये क्या हुआ आपका nth रूट। सही है, तो ये जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, a की पावर 1/n, और यहाँ पे इसको बोला जाता है nth रूट। जैसे स्क्वायर रूट होगा वैसे ही ये होगा। जब ऐसा लिखा जाएगा तो हम क्या मान के चलते हैं कि a वाला जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सही है, किसी भी रियल नंबर के लिए ये क्या होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा ये रियल ही हो, मगर आप बाद में जाके देखोगे कि ये अगर रियल नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे ना, फॉर ए रियल नंबर, अगर ये कोई रियल नंबर के लिए हो रहा है तब जाके a ग्रेटर देन 0 होगा। बाद में जाके आप पढ़ोगे 11th क्लास में कि इमेजिनरी नंबर भी कुछ होता है, तब उसके लिए इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब जरूरत नहीं है इसकी। मगर अभी क्या है, अगर रियल नंबर चाहिए तो a को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। अब क्या है कि लेट a ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। अगर ये कोई आपका क्या है रियल नंबर दिया है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, अब हमने क्या मान लिया, देखो अब यहाँ से एक हम एजप्शन कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपका a पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या मान लिया कि ये जो टर्म होगा इसको मैंने b कंसिडर कर लिया। अब आप क्या करो, दोनों तरफ होल पावर n कर दो। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ होल पावर n कर दोगे, जैसे a की पावर ये क्या था 1/n, इक्वल टू मैंने b एज्यूम कर लिया।
अब मैं क्या करूँ, इसमें दोनों की पावर n ले लूँ, तो 1/n, इसकी पावर ओवरऑल n ले लिया और b की पावर भी n ले ली। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा a, तो a इक्वल टू कितना है आपका b टू द पावर n, तो ये हो गया a b टू द पावर n इक्वल टू a। ठीक है। अब क्योंकि a जो था वो पॉजिटिव नंबर था, है कि नहीं, अगर a पॉजिटिव होगा तो यहाँ आने वाला जो b है, ये b की पावर n भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर b की पावर n पॉजिटिव है तो b को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे पहली बात तो ये है कि इसको इन्हें लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, वो a की पावर ऐसे, तो ये जो 3 दिया तो ये क्या होगा 2 की पावर 1/3 समथिंग, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं। तो क्या समझे हम कि a की पावर अगर आप समथिंग इस तरह से लिखते हो nth रूट, तो यहाँ पे a जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और ओवरऑल इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये वैल्यू भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये वैल्यू भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटे, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव, इसीलिए जहाँ पे भी ऐसा कोई टर्म आता है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब क्या है कि a अगर हमने ग्रेटर देन 0 बोला है फॉर ए रियल नंबर, समथिंग कोई रियल नंबर, अब हम क्या कर रहे हैं कि m और n दो हमने इंटीजर ले लिए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स हम एक रैशनल नंबर बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो m/n के फॉर्म में हमने लिखा तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, तो a टू द पावर m/n। अगर इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन होगा तो उसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कैंसिल आउट करने के बाद वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे जो टर्म है उससे मैं a की पावर 1/n की होल पावर m लिख सकता हूँ, और जैसे ही 1/n अंदर आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, nth रूट ऑफ a और इसकी होल पावर ऑफ m, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखो एक तो ये लिखा है और दूसरा मैं इसको क्या कर सकता था, a की पावर m और उसकी होल पावर 1/n। यहाँ से मुझे क्या मिला, nth रूट और क्या मिला, a टू द पावर n। सही है बेटे, इस तरह से आपको वैल्यू मिला होगा, समझ में आया। ठीक है। सही है। अब यस सर। हाँ, तो अब आप ये देखो, यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये जो टर्म है ना आपके पास, ये एक प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे n कहाँ था, बाहर, यहाँ पे m बाहर है, क्या इस m को मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट करके इसके अंदर ले आया, a टू दी पावर ये क्या हो गया, m हो गया। तो क्या करना है, कई बार आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा कि अगर आपका m स्क्वायर रूट के बाहर है, क्यूब रूट हो nth रूट हो, तो उसको आप अंदर ले सकते हो। ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ये तो a का अगर बेस है, a की पावर पी क्यू आप लेते हो, वेयर p एंड q आर रैशनल नंबर। जो पहले हमने किसके लिए पढ़ा था, रियल नंबर के लिए पढ़ा था, सॉरी आपने इंटीजर्स के लिए पढ़ा था या पॉजिटिव डिग्रीज के लिए पढ़ा था, अब उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रैशनल नंबर के लिए। यहाँ पे देखो आपने इससे पहली क्लास में जो भी कुछ पढ़ा, यहाँ पे आने वाले जो नंबर है m और n, वो कैसे आ रहे हैं, m और n ये नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या बोला कि ये जो हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए भी। तो अब हमने इसको रैशनल नंबर्स के लिए एक्सटेंड किया। और अब हम बात करें कि अगर ए दिया हुआ है और p और q रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो जैसा आपने शुरू में पढ़ा। तो अभी क्या करना है, जो बेसिक चार प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी याद रखनी है और इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। बेस अगर डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ए बी की पावर p होगा, a की पावर p और q दिया है तो ये p q जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। a टू द पावर p बाई a टू द पावर q है तो a टू द पावर p माइनस q होगा। a टू द पावर p डॉट a टू द पावर q है तो ये a टू द पावर क्या होगा, p प्लस q हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि हमें सिंप्लीफाई करना है, एक दो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, देखो कैसे। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 2 है, तो दोनों में सेम नंबर है, तो 2 इसकी जो पावर है क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है तो ऐड हो जाएगा। 2 दी पावर बेस सेम है, 2 प्लस 1 3 होगा, तो 3/3 कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 देगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो पावर है 3 की पावर 1/5 होल पावर 4, ये जो पावर है वो पावर क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 की पावर कितना हो गया 4/5 हो गया।
ये जो पावर है 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 7 की होल पावर 15, 3 माइनस 5, तो कितना हो गया 7 की पावर माइनस ऑफ 2/15। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अभी देखो पावर सेम है मगर बेस अलग अलग है, तो 13 और 17 क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। तो जो एक्सपोनेंट ये चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है वो चार प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे और इसको सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है 64 4 की पावर 1/2, तो आप 64 को ना बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। कैसे करोगे कन्वर्ट, आप देखो 64 को क्या लिख सकते हो आप 4, या आप 8 में लो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 स्क्वायर, राइट। यस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना मिलने वाला है यहाँ से 8 मिल जाएगा। समझ में आया। इस तरह से आपको और सभी क्वेश्चंस करने हैं इसके। सिमिलरली जैसे 9 है, तो यहाँ पे बेस में कितना है 2 है ना, बेस में 2 है तो मैं चाहूंगा कि 9 को इस तरह से लिखूं कि उसका बेस 2 हो जाए। तो 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सर सकता 3 स्क्वायर। राइट बेटे, हाँ ऐसा लिखा जाएगा। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3 कितना हो गया ये 27। ऐसे ही आपको और सब क्वेश्चन भी करना है। ठीक है। सिमिलरली अभी इसका बेस सेम है तो बस पावर अप्लाई कर दोगे। ठीक है। इस वाले में अभी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, तो इसको आप क्या लिखोगे 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ऑफ 7, तो कितना हो जाएगा ये 1/3 की पावर 21, मगर डिनोमिनेटर में आएगा। सही है, क्योंकि आपका टर्म कहाँ रहा है डिनोमिनेटर में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 की पावर 3 है, तो क्या आप इसको 3 की पावर -3 लिख सकते हो, और 3 की पावर -3 लिखने के बाद इसको आप 7 ले लो, तो 3 की पावर कितना होता है 21 हो जाता है, और उसके बाद फिर से इसको डिनोमिनेटर में लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। इसमें जो भी क्वेश्चंस बाकी हैं वो आपके हैं होमवर्क, क्योंकि सब आपके जो बेस है ना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। सही है। यहाँ तक का किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें नो सर। जो मैं बताऊं, नो सर। क्वेश्चन नंबर 1 2? नो सर। चलो ठीक है, तो फिर हम ना अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। नो सर। ठीक है। देखो अब क्या है, हम बेसिक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसके बारे में हमने कहाँ डिस्कस किया था 8th क्लास में। ठीक है। जहाँ पे हमने ये बोला था कि भाई अगर आपके पास कोई भी टर्म दे रखा है, सही है ना, एनी कॉम्बिनेशन, अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ तो क्या बोलूँगा, एनी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल में कौन आता है हमारे एक्स वाई जेड, सही है, इस तरह के वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट में आपका क्या आएगा, कोई नंबर आ जाएंगे 2 3 4 इस तरह से, ए बी सी ये ऐसे आ जाएगा, ये सब कांस्टेंट है। एंड ऑपरेटर्स। सर। हाँ बेटे सर बोलिए। सर जो आपने सर वो फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ सेंड की थी सर, उसमें आपने जो लिखा था वो हमको लिखने का है ना सर। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा था। क्या बोला, डेफिनेशन क्या होती है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, कांस्टेंट कोई भी नंबर, ए बी सी, एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में आते हैं आपके जैसे प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपके ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। बाद में जाके आप पढ़ोगे कि इसे हम बाइनोमियल, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। आप जब 12th क्लास में जाओगे तो इसी ऑपरेटर का नाम बदल के हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। अभी हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, बाद में क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर।
बाइनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें दो नंबर चाहिए होते हैं। जैसे आप सम क्या, अगर मैं कहूँ कि 2 प्लस, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब तक आप 2 प्लस 3 नहीं करोगे तब तक आप वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। सिमिलरली आपको दो नंबर चाहिए होगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दो नंबर चाहिए होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और दो नंबर चाहिए होंगे डिवीजन के लिए। तो इसमें जो दो नंबर ले रहे हैं इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेटर। ये है ऑपरेटर। और कितने नंबर ले रहे हैं, दो नंबर ले रहे हैं, इससे बाइनरी। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं क्या जान चुका हूं यहाँ पे, कि अगर आपके पास में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो वेरिएबल, वेरिएबल का एडिशन हम जान चुके हैं। ठीक है, क्या क्या हम जान चुके हैं उसको हम एक बार देखें। यू हैव स्टडीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं देखा है आपको या याद नहीं है, भूल गए हो, तो आप क्या करोगे, एक बार 8th क्लास की एनसीईआरटी या नोट्स खोल के देख लोगे। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात और क्या क्या हमने पढ़ रखा है, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको बताया था। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, वहां पे कुछ आइडेंटिटी प्रूफ की थी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है। और उसके बाद आपका क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, है ना। तो यहाँ तक का हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम देख रहे हैं। तो ये देखो, वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप ना कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आपकी मर्जी, जैसा भी उल्टा सीधा बना हुआ हो, तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहेंगे। उन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, जो एक स्पेशल डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और फैक्टर थ्योरम, ये पढ़ना है। और फिर आपका जो फैक्टराइजेशन का फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम है, इसका एप्लीकेशन करेंगे हम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन। ठीक है। और क्या क्या देखा है, इन एडिशन ऑफ द अबव वी शैल स्टडी सम मोर अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो हमने यहाँ पे तीन आइडेंटिटी पढ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ और आइडेंटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक हमें वो बात करनी है, सम मोर अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सही, ये हमें पढ़ना है। और फिर उसका यूज करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और कुछ डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सप्रेशंस दिए होंगे उसको हमें सॉल्व करना है। सही है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे यूज करेंगे, फिर कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे उसका यूज करके, और कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होगा उसे हम इवेल्यूट करेंगे। तो ये 7 जो आपके पास पॉइंट है, ये 7 चीजें हमें पढ़नी है। तो उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बता दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीज हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2x प्लस 3x दिया है, अगर सेम फैमिली के होंगे तो इसे ऐड करके हम 5x लिखते हैं। 2x प्लस 3y, अगर कोई डिफरेंट फैमिली का है तो ये जैसा है वैसे के वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। जैसा इसके साथ हुआ वैसा ही सब्ट्रैक्शन के साथ होता है। सब्ट्रैक्शन में आपका, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है कि नहीं, सही है ना। तो जो एडिशन के साथ हो रहा है वही इसके साथ होगा। अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन में 2 डिफरेंट फैमिली के टर्म है तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, जैसे हैं वैसे ही लिखा जाएगा। मगर क्या है, अगर आपका 2x को मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ में, 2x मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3x, तो x की जो, क्योंकि नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपका पावर
x की पावर 1 और देखो यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 6 x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सही है। अगर आपने 2x लिया और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3y लिया तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है। फिर हम डिवीजन की बात करें तो अगर मैं 2x को 3x से डिवाइड करूंगा तो आपका जो x है वो x क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, बस जो नंबर है नंबर ही है। अगर आपने 2x को 3y से डिवाइड किया तो अभी आपका नंबर जैसा है वैसे ही रहेगा, और क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है तो ये भी कैंसिल आउट नहीं है। ये चार चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। बेसिक चार हमें क्या याद रखना है कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर करने के लिए हमने x प्लस वाई लिया था और दूसरा भी x प्लस वाई लिया था। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर आया था, x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आया, y को x से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आया प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने वाला टर्म दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये दोनों ऐड हो गए। सिमिलरली ऐसा ही हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर के साथ करेंगे, इसको हम x माइनस वाई लिखेंगे और दूसरे वाले को भी x माइनस वाई लिखेंगे। सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2xy मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है बेटे, आप x प्लस वाई को x माइनस वाई के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर देगा, x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई देगा। फिर आप y को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स वाई मिलने वाला है और फिर आपको माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब क्या है कि इस टर्म में एक्स वाई वाला टर्म जो है वो एक्स वाई वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक का हमने एक क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है बेटे, यहाँ तक का हमने पढ़ा है। अब इसके आगे हमें डिस्कस करना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल कि हम किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी algebraic expression say, in which पावर और इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, इंडेक्स। ठीक है, डिग्री भी बोला जाता है इसका, है ना, पावर या इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ऑल द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। सही है, इसका मतलब समझो, लास्ट में नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है। सही है, तो हमारे पास चार तरह के नंबर होते हैं। पहले मैं आपको इन चारों नंबर के बारे में बताता हूँ कि निगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर किसको बोलेंगे। ठीक है, और इसके साथ दो और नंबर आते हैं, नॉन नेगेटिव, और एक नंबर आता है नॉन पॉजिटिव। ठीक है, ये चार तरह के हमारे पास नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर में -3 -2 -1, सही है, -5 -4 ऐसे नंबर आएंगे, जीरो नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर होंगे, इसमें भी जीरो नहीं आएगा। देखो, नेगेटिव नंबर में भी जीरो नहीं आया, पॉजिटिव नंबर में भी जीरो नहीं आया, तो जीरो कहाँ आएगा। जब आप नॉन नेगेटिव बोलते हो तो आपने नॉन नेगेटिव नंबर में क्या बोला, नंबर विच इज नॉट नेगेटिव। आपने क्या बोला, नंबर विच इज नॉट नेगेटिव।
अगर नंबर निगेटिव नहीं है तो क्या वो पॉजिटिव होगा? बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, मगर ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि खाली पॉजिटिव ही होगा, जीरो भी तो हो सकता है। सही है। जैसे मान लो आप लोगों के लिए अगर मैं बोलता हूँ, दो स्टेटमेंट देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आप 9th क्लास में पढ़ते हो, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। जैसे ऊपर के जो टर्म है ना, ये निगेटिव नंबर पॉजिटिव, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं एग्जैक्टली। ये ऐसा है कि आपसे कह रहे हैं कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो भाई एग्जैक्टली आपको बता दिया गया 9th क्लास। फिर ऐसा बोला गया, अगर मैं कहूँ कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ, नॉन आगे से नॉन आया है ना, नॉन का मतलब होता है नॉट, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। अब इससे मुझे बस इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। अब पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है, आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो, 5th क्लास के हो, 4th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, 9th क्लास के, किसी भी क्लास के हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो देखो दो सेंटेंस में कितना डिफरेंस है। एक जब ये बोला गया कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। दोनों में कितना डिफरेंस, सॉरी नॉट ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, दोनों में कितना डिफरेंस आ गया। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास जब पॉजिटिव नंबर बोला तो फिक्स है पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव बोला तो फिक्स है निगेटिव। तो इन दोनों नंबर में जीरो नहीं आता। ठीक है। तो एक बात है, ये जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को हम आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल नंबर क्या, ऊपर से हमने इंडेक्स में माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं। जब हम नॉन निगेटिव नंबर लेते हो तो इसमें आपका आर पॉजिटिव नंबर के साथ में अगर आप जीरो भी ले लोगे तो उसको नॉन निगेटिव नंबर बोला जाएगा। अब क्या है, नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, नंबर विच इज नॉट पॉजिटिव, ऐसे नंबर विच इज नॉट पॉजिटिव, जो नंबर आपके पॉजिटिव नहीं है। तो जो पॉजिटिव नहीं है वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। तो -3, -5, -1, -4, -2, -4, माइनस, इस तरह के जो नंबर होंगे वो, और इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा जिसको हम जीरो बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आर माइनस यूनियन ऑफ जीरो। ये जो है ना यूनियन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे 10th क्लास में। इसका मतलब है चीज़ों को एक साथ लेना। जो हम थैले में भर रहे थे ना, रियल नंबर में हमने देखा था कि एक बच्ची थी, वो थैले में बहुत सारे नंबर भर रही थी। तो वो यूनियन का मतलब यही है कि सभी को कंबाइन कर दो, एक साथ ले। तो अब क्या हमने देखा कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उसका जो पावर होगा वो पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर और इंडेक्स ऑफ ऑल द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो कैसे होंगे वो, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें। जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल, अब देखो पॉलिनोमियल में भी बहुत तरह के पॉलिनोमियल। तो इसमें जो पॉलिनोमियल होगा, जब मैं पी ऑफ एक्स लिखूंगा, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ रहे हैं हम, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और बेटे ये ना आप अभी से लेके 12th क्लास तक का यही पढ़ो। फिर आता है आपका, अगर इसमें दो वेरिएबल हो गए तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। एक्स और वाई दो आ गए ना, तो ये है टू वेरिएबल। तो अगर आप बीएससी करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, और आगे आप कोई भी आगे पढ़ोगे कॉलेज में, तो आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। फिर आपके पास एक्स वाई जेड इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं बाद में पॉलिनोमियल ऑफ, बहुत सारे, देखो बहुत सारे वेरिएबल आ गए ना, तो इसे हम कहते हैं इन nth वेरिएबल। n वेरिएबल ले लिया जाता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बारे में बात नहीं करनी।
क्यों? क्योंकि हमें 12 तक का भी पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। p का मतलब है कैपिटल की, p का मतलब है पॉलिनोमियल। अब इसे ऐसे लिखा जाता है a नॉट, देखो ये जीरो को मैं नॉट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ इसको, a नॉट ऐसे बोला जाता है इसको, जो जीरो a1 x, a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, a की पावर 4 x की पावर 4, आपकी मर्जी जहां तक का लेना चाहो, ठीक है। 3 डॉट अगर हम लगा देते हैं इसका मतलब है आप इन्फानाइट तक का लोगे। कितने डॉट लगाए देखो, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डॉट है। ये 3 डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डॉट रिप्रेजेंट अप टू इन्फानाइट। कहाँ तक का, अप टू इन्फानाइट तक का। मैं ऐसे लिखते जाऊँ, लिखते लिखते बुढ़ा हो जाऊँ, सही है। तो ये आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें लेना है। अब क्या है बेटे इसमें ना, ये जो हमने पी एक्स लिखा पॉलिनोमियल, अभी क्या है कि अब इसका जो पावर है, देखो पावर क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ सकता है। जब ए नॉट लिखोगे तो यहाँ पे एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है इसका मतलब एक्स की पावर जीरो होगा, और एक्स की पावर जीरो कितना होता है, 1। तो यहाँ पे अल्टीमेटली दिख नहीं रहा है, मगर उसको हमने एक्स की पावर जीरो लिखा है। तो इस वाले ए नॉट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। तो जब हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे तो कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है कि मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ कि वेरिएबल की पावर जीरो है। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका मतलब क्या है, वेरिएबल की पावर कितना है, जीरो है उसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या। मान लो मैंने x की पावर m माइनस ऑफ 3 लिया, ठीक है, और मेरे से ये कहा कि व्हाट इज द, देखो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m फॉर विच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द टर्म reduce या टर्म become independent of x, became independent of x, ठीक है। इसका मतलब समझो, अब m की क्या वैल्यू लूं कि ये टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट हो जाए। x से इंडिपेंडेंट होने का मतलब है x हो ही ना, जैसे यहाँ पे देखो इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, इन सभी टर्म में x है, मगर ये जो टर्म है इस टर्म में x नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x कब बना, जब x की पावर कितनी हो गई, जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे आने वाला जो पावर है उसको मैं इक्वल टू जीरो कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, m माइनस 3 की वैल्यू में जीरो ले लो, तो m कितना होना चाहिए आपका 3। अगर m 3 आप लेते हो तो 3 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपका, x की पावर जीरो, तो ये क्या बन जाएगा 1। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, पहले x आ रहा था, अब यहाँ पे x नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है बेटे। सही है। तो ये जो है ना अपने आप में यहाँ पे जो हमने किया हुआ है ये कंसेप्ट है एक, और इस कंसेप्ट का यूज आप बाद में करोगे, ठीक है। तो ये नोट करके आपको याद रखना है कि किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट ऑफ अगर वेरिएबल बनाना है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अपना कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल। अब क्या है, वेरिएबल में जो यहाँ पे पावर आया वो पावर आपके कैसे आ रहे हैं, या तो इंटीजर आएंगे 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएंगे पॉजिटिव, या आपका जो पावर आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। अब क्या नहीं आ सकते पावर में, क्या नहीं आएगा, नॉन, ठीक है। तो इसमें क्या देखो मैंने इंटीजर बोला, और कैसा, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी आप 1 2 3 4 नंबर लोगे और जीरो लोगे। तो अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने x की पावर 1/2 ले ली, प्लस 3 लिया, तो ये क्या है, इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, ठीक है,
क्योंकि आपका जो पावर है, यहाँ पे आप पावर देखो, ये पावर कितना आ रहा है आपका, ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, सही है। इस वजह से क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर अगर आपने पी एक्स जो लिया है, पी एक्स की पावर देखो, एक्स लिया, अगर पावर आपने -3 ले लिया, एक्स की पावर 2 + 3x लिया है, तो अब क्या है, ये भी क्या नहीं है आपका, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, सही है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पावर कितना है, ये -3, निगेटिव हो गया ना बेटे, हमने कहा था नॉन निगेटिव लेना है, तो आपका ये भी क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं मान लो कि 1/x+1 टाइप का कोई नंबर ले लूँ, सही है, तो आप देखो ये तो ओवरऑल जो टर्म है इसकी पावर -1 हो गया। ऐसे टर्म भी अगर कहीं पे आपको मिलेंगे तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गई पॉलिनोमियल जो नहीं होगा। तो होगा कौन पॉलिनोमियल, जैसे पी एक्स इक्वल टू x² है +2x है +3, अभी यहाँ पे पावर देखो सब कैसे हैं, पॉजिटिव है, ये आपका पॉलिनोमियल है। आपने पी एक्स इक्वल टू 3x³ +5x² +2x+8 लिया, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो बेटे इसके आगे का ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबको समझ में आया यहाँ तक का, यस सर। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आ गई। सर कह रहा हूँ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई। यस सर। चलो ठीक है, और सभी, सर हाँ बेटे।